अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? और आपको पता है, इससे पहले जब इस तरह की हार के बाद हम अगले दिन आपसे मुलाकात करते हैं तो हमारे मुंह जरा ज्यादा उतरे हुए होते हैं और हम कहते हैं इज इट अ गुड मॉर्निंग और नॉट, बट इट इज अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम कब तक किसी एक चीज से जो हमें मुसलसल इफेक्ट किए चले जा रही है, हम इतने वल्नरेबल अपने आप को क्यों कर दें कि वो चीज हमारे मूड, हमारे दिन, हमारे हफ्ते के मूड का और उसके अच्छे गुजरने या ना गुजरने का तयन कर सके, उसका दारोमदार उस पे हो, क्योंकि इन्होंने तो ठीक नहीं होना भाई। ये सुन लिया है ना, मतलब इतनी बड़ी स्पीच हम क्यों देंगे? तब देंगे जब हमें कोई असर ही नहीं पड़ा, हमें कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए लिहाजा हम इसी चीज पे बात करते रहेंगे। अब्दुल्ला, और बड़ी बातें हैं, पहले वो कर लेते हैं, उस पे आएंगे। जरा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सुबह सुबह कि कोई अच्छी खबर मिले, नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं है, फिलहाल नहीं है, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। आज शो के दौरान ही कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बताना यह है कि रमजान तो बस 2-3 दिन ही रह गए हैं रमजान में, तो उसकी आमद से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। आज से पेट्रोल जो है वो 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। ये पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हो गया है। Are you laughing? हमारे चेहरे के तासुरात खबरों के साथ जान ही रहे हैं, लेकिन बस अब जिंदगी में ऐसे ही नबर्द आजमा होना पड़ेगा इन हालात से। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, इफेक्ट क्या होता है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो तब होता है जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा हो। अभी तो ऑलरेडी चीजें जो हैं, जो कि लिटरली रोजमर्रा की चीजें वो ऑलरेडी महंगी हैं, तो ट्रिकल डाउन वाली बात में बात आएगी। उसके बाद रमजान में एज इट इज और ज्यादा महंगाई हो जाती है, तो वो भी एक फल फ्रूट और ये सब कुछ चल रहा है। तो अब पेट्रोल बीच में अगर आप डाल दें और ट्रांसपोर्टेशन के भी चार्जेस ऊपर कर दें, एवरीथिंग इज गोइंग अप, तो लिहाजा ये ट्रिकल अप इफेक्ट है, नथिंग इज ट्रिकलिंग डाउन। Of our cricket team against India, everything is going up except one thing which is consistently going down is the performance of our cricketers. You know what? Let's talk about it. You are trying to avoid the topic और हम बार-बार इधर-उधर मुड़ के इधर-उधर आ रहे हैं। Let us talk about it. तो if you are the only one who did not watch the match, हम आपको बताते हैं कि इंडिया ने कल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रन से बदतरीन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर, आपका जो दिल चाह रहा है आप करें। पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स की परफॉर्मेंस के बारे में हम नहीं बात करना चाहते, मतलब इंतहाई मायूस कुन थी और 174 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम जो थी वो 114, और वो भी बड़े ही मुश्किलों से, अच्छा, बहुत मुश्किलों से 114 हुई थी ना। बहुत से लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इस पिच पे, इस विकेट पे, इन कंडीशंस में इवन 140 तक पहुंचना भी फॉर द पाकिस्तानी जब इंडिया 130 क्रॉस कर गया था ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि हमारा कोई खास चांस इधर रहा नहीं है, बिकॉज या तो आप उनको कंटेन करें, क्योंकि आप बिल्कुल कंटेन करें, कंटेन तो हमने मतलब ये 170 तक बात जानी नहीं चाहिए। हमारे जो बॉलर्स थे, जिनमें प्राइमरीली शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें, शादाब खान का एक ही ओवर देख लें, फिर अब्रार की परफॉर्मेंस देख लें, मतलब ये इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव हमें पड़े, और हमें नजर आ रहा था कि लाइन और लेंथ का मसला है, बॉल्स उनको भी आ रहा होगा, बॉल सीम नहीं हो रहा, बॉल स्विंग नहीं हो रहा। ईशान किशन को लेग साइड पे बॉलें दिए चले जा रहे हैं, जब उनकी, हम पे आ जाए जरा, ईशान किशन को लेग साइड पे बॉलें दिए चले, क्या हुआ था ये स्क्रीन? नहीं, हम पे ना आए। अच्छा, इस जीत के साथ आपको यही बता दें कि इंडिया सुपर 8 मरहले में पहुंच गया, ऑटोमेटिकली उधर चले गए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग की दावत दी, ये इधर आ जाए पहले, सबसे पहले तो कैन वी हैव आवर एक्सपर्ट्स। लेकिन माइक हैसन कहते हैं कि हमारा ये फैसला गलत नहीं था और इस वजह से हम मैच नहीं आ रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास और वजूहात थी मैच हारने की। वजूहात तो हमने 3 मेजर वजूहात तो हमने बताई हैं, जाहिर है, जिसमें हमारी सबसे पहले हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, और सलमान अली आगा ने जब पहले ओवर में विकेट ले ही ली, तो उसके बाद उन्होंने अपना कोटा क्यों पूरा नहीं किया? कह रहा है जस्ट से वो पहला ओवर जो था ना, जिसमें सलमान अली आगा खुद आए, हालांकि आई वाज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और फिर उन्होंने विकेट भी ले ली, तो एकदम से लगा ओके ही हैज अ प्लान, तो वो बहुत ज्यादा एक प्लानिंग, और बिकॉज वो कुछ हो भी गया था, तो उसकी उम्मीद लगा के हम बैठ गए, लेकिन बड़ी जल्दी नजर आ गया कि कोई खास प्लान है नहीं।
अच्छा, इंडिया ने फिर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 100। मोहम्मद उस्मान बहुत से एक तवील फहरिस्त थी, मैं तब आ बैठा हूँ थोड़ा सा अंदर से। उस्मान तारिक को क्यों 10 ओवरों बाद हमने इंट्रोड्यूस कराया? मतलब आपने एक धाक बिठाई हुई है, सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हाई डिड वी यूटिलाइज हिम सो लेट इन द गेम? ये नहीं समझ में आया। फिर हमने दोबारा से सेकंड लास्ट ओवर शाहीन को दे दिया, प्रोवाइडेड कि सलमान आपका कोटा भी अभी पड़ा हुआ था। फिर अबरार की लाइन और लेंथ की क्या बात करें, फहीम अशरफ से भी बॉल कराई जा सकती थी, मतलब वो क्यों लेके गए थे? कराई? अगर वो क्या फील्डिंग ऑलराउंडर है, वो क्या है? फिर वो खुद भी ये सवाल पूछ रहा होगा कि मेरा क्या रोल है इस गेम में, तो लिहाजा वो रोल कोई नहीं था। मोहम्मद यूसुफ का भी मैंने एक्स पे पैगाम देखा कि इनको हटा दो, फलां को ले आओ। भाई आप उनको भी ले आएंगे ना तो इंडिया के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस यही रहनी है। असल मसला जो है ना एक्चुअली वो नर्व्स का है। इनकी टांगे कांप रही होती हैं, ये कांपे टांगने का मसला है। वी ऑल्सो हैव टू एड्रेस दिस इशू। अबरार की भी जरा हम स्टैट्स इसलिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज हम फिर सवाल ये उठाते हैं ना कि हमें अगर ये स्टैट्स पता है तो उनको नहीं पता जिनकी एवरेज अगेंस्ट इंडिया। अगर हम बात करें अबरार की तो 46 है, अदर टीम्स ही डज 18-20 और वट एवर 18-20 टाइप होती है बाकी टीमों पे। 46 इनकी अगेंस्ट इंडिया एवरेज है और एंड ही इज प्लेइंग। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टैट्स, डेटा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, जो कि अब बहुत यूज़ होता है और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान मैच में तो होना ही चाहिए था ना। और कह भी रहे थे कि हो रही हैं बहुत सी चीजें इनटू कंसीडरेशन है, लेकिन कल कुछ नजर नहीं आया। बॉलिंग एंड ऑब्वियसली आपने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और जब आपने छक्का मार लिया था बेटा तो उसके बाद आप दुनिया, हाँ मतलब ये सब यंग गाय इवन देन इस वक्त वो कॉन्डेसेंडिंग साउंड करता है ना। मतलब हमसे तो बहुत ही छोटा है ना और हम चाहते हैं कि ये स्टार बने और बच्चों की तरह है और हमने इसको स्टार सब ने बनाया भी मिलके। इसमें कॉन्डेसेंडिंग वो मतलब नहीं था। मतलब अगर नौजवान आपका छक्का लग गया था और मार दिए तो उसके बाद आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक को जिस तरह फेस कर रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उसका क्या प्लान था आपके पास? ये पूरा टाइम क्रॉस बैट पे खेलते रहे हैं। इंडिया ने 20 ओवर खोल के क्लास दी थी कि इस पिच पे कैसे खेलना है। ये क्रॉस बैट पे खेलने अच्छा, वाली राशिद पिच भाई थी। हमारे साथ हैं, सिकंदर भी हमारे साथ हैं, मतलब हमने उनको क्यों बुलाया अगर सारी बातें हम दोनों नहीं करनी है? अच्छा राशिद भाई, अच्छा ये पहला सवाल, हाँ ये कहते हैं टॉस वाला ही, कि टॉस में तो कोई मसला नहीं था और हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। पता नहीं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखें स्किल जो है, स्किल और लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे कम नजर आई। हमने कल 7 बॉलर अपने आजमाए। इसका मतलब क्या, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। लेकिन टॉस जीत के बैटिंग उनको देने का मकसद है कि आपने 25% चांसेस दे दिए उनको। ज़्यादातर में मोस्टली 70-72% जो चांसेस होते हैं पहले बैटिंग करके जीतने के होते हैं और वो अपने बैटिंग दे दी उनको। और 7 बॉलर हमने आजमाए जिसमें एक बॉलर हमारा रह गया था फहीम अशरफ। तो 8 की स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद थी। सलमान अली आगा ने पहला ओवर ठीक किया, लेकिन सबसे अहम जो बॉलर जो कि खबरों सुर्खियों में थे वो उस्मान तारिक थे। उनको आप उस वक्त मैच में लेके आए जब गेम ओवर हो चुका था। यहाँ पे 140 बहुत रन थे और सिर्फ ईशान किशन देखिए जिसने बैटिंग की है प्रॉपरली और जिस तरह से उन्होंने यूज किया अपनी स्किल्स को यूज किया है। हमारे पास वसीम अकरम, वकार, यूनुस भी होते ना या शोएब अख्तर, उसको हम यूटिलाइज ही सही नहीं करते। मसला यहाँ पे कैप्टनसी का भी है कि आप कौन सा ओवर किसको करा रहे हैं, कितना वाइटल मैच है और आप किस तरह से अपने बॉलर्स को यूज कर रहे हैं। वो कर लिया आपने, लेकिन ईशान किशन की तारीफ बनती है जिसने अपनी जगह कैसे बनाई। 2 साल वो डिसिप्लिन पे वो बाहर रहा। रोहित शर्मा रिटायर होते हैं, जायसवाल बाहर होते हैं, जुम्मन गिल नहीं खेलते और संजू सैमसन को ड्रॉप किया जाता है और जितेश शर्मा, ये वो 5 प्लेयर हैं जो कि इनके लाजमी रुकते हैं और इंडिया टीम में जो आ जाता है बाहर होता नहीं है। लेकिन वो आया, उसने अपनी अहमियत दिखाई और इनकी जो टाई थी 2-3 साल पहले वो ऋषभ पंत से थी। तो जब प्लेयर इस तरह से टीम के अंदर आते हैं, अपनी जगह बड़ी मुश्किल से बनाते हैं,
तो वो दिखाते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास क्यों है। You know, we also have to go back to the drawing board and check, राशिद भाई, कि हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है, हाँ हमारा ड्राइंग बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि आर्गुमेंट देते हैं कि टैलेंट बहुत मौजूद है, लिटरली आप जितने बेंच पे बैठे हैं उन्हें भी ले आते हैं, मैच का नतीजा यही निकलना था। आप वो अंडर 19 के लड़कों की बात करते हैं, उन्हें भी ले आते हैं, मैच का नतीजा यही निकलना था। वी ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि हम इस वक्त एक 5वें 6वें 7वें नंबर की टीम है, एंड इंडिया इज The world class, the number 1 team in T20. अच्छा, उसके बाद सिकंदर ये भी लगा जब पहले ओवर में खुद कप्तान आ गए, विच वॉज अ बिट, वी वर ऑल टेकन अबैक। फिर उसमें ये लगा कि शायद ये बॉल को ओल्ड होने की वेट कर रहे हैं, फिर शाहीन को लाएंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें दिमाग में आई कि क्यों वो आए होंगे। फिर एक विकेट भी ले ली और ये भी लगना स्टार्ट हो गया ओके ही हैज़ अ प्लान, ही हैड नो प्लान। वो लिटरली ही वांटेड टू स्टार्ट द मैच, लेकिन उसके बाद लगता था कि अब भाई अपनी अपनी करो, जिसको जो आ रहा है वो करे। वही ड्राइंग बोर्ड वाली बात है कि कुछ भी नहीं था पीछे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा मैं गुस्से में हूँ, बुरा ना मनाइएगा, ठीक है? देखिए, हाँ, आप लोगों ने करेंगे, अब तज्जिया कर रहे हैं। नहीं, तज्जिया कर रहे हैं ना। ऑप्शन के वक्त भी आप लोग मेरा मजाक वो कर रहे थे, हंस रहे थे आप लोग कि मुझे, मैं पुराना आदमी हूँ, ठीक है? आप ये मुझे बताइए, आपने सारी बातें की, ये सारी बातें जो आपने की 100% सही, किसकी गलती है? आपने उस बंदे का नाम दिया, कौन है वो है माइक हैसन, जो आपका कोच है। सारी प्लानिंग सब कुछ उसका हाथ है और किसी का नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्ट सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी साहब से करूंगा कि आई फील सॉरी फॉर हिम। मोहसिन नकवी साहब, आपने बहुत जबरदस्त काम किया, इंडिया को कोने पे लगा दिया, आपने उनको गिरा दिया, सब कुछ किया, मगर आपके जो ये लड़के थे खेलने वाले, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें माइक हैसन का है। आप लोगों को शायद पता हो ना हो, मैं आज पहली दफा बताता हूँ स्क्रीन पे, मैंने पहले नहीं बताया कि मुझे मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्शन के लिए भेजा था कि आप जाएं, बैठें या देखें ये क्या करते हैं। मेरा वहां पे आखिरी दफा जब मैं उनके साथ बैठा था, मैं एशिया कप की जब टीम बन रही थी, मैं उधर ही उनके दरमियान में बैठा उनसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था, और मेरी आर्ग्यूमेंट भी नहीं पता आपको? मुझे पता है सिकंदर, पता है। वहां पे झगड़ा हुआ मेरा माइक हैसन साहब से इसी बात पे। वो कह रहे थे कि जी जाएं, और मैं वहां पे जो सवाल उठाता था उसका कोई जवाब नहीं होता था। उनके पास एक शीट होती थी कि जी ये पीएसएल की परफॉर्मेंस है, सारी टीम पीएसएल से सेलेक्ट होती है, ये टीम इसने स्ट्राइकिंग है, उसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब्बास अफरीदी का पूछा, जमान खान का पूछा, वो किधर है, बस एक जवाब मिला, वही वो अनफिट है, उसके कमर में दर्द है, फला हो गया। भाई ये क्या था? ये सारा का सारा मलबा जो है मैं माइक हैसन पे डालता हूं, जो ये 4 मैच हार गए 6-8 महीने के अंदर इंडिया से, आपके वजह से आ रहा है। जो आपने बातें की है ना, आप दोनों ने शुरू कर, वो सारी प्लानिंग का हिस्सा है। और प्लानिंग किसने की? माइक हैसन ने। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। अभी भी राशिद ने बात की कप्तानी का, बोला, मगर वी शुड टॉक अबाउट माइक हैसन कि उसने क्या किया, उसकी ये प्लानिंग। मतलब इतना एनएसआर ऑलराउंडराउंडर्स के ऊपर विद जीरो प्लानिंग एंड जीरो रिजल्ट्स, ऑब्वियसली फिर लोग तो उनके अपने क्रिकेट करियर पे भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अब्दुल्ला मेरी बात सुने, अभी देखिए मेरी बात। 15 दिसंबर 2025 को एक मैच हुआ था ब्रिस्बेन हीट और किसी का। शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर में 43 रन दिए, 2 ओवर में। अगले दिन मेरा शो था, मैंने उस दिन बोला कि ही इज नॉट फिट। मैं 10,000 मील दूर बैठ के ये देख रहा हूं कि ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट बॉलिंग लाइक अ फास्ट बॉलर। मैंने उस वक्त शोर उठाया कि ही इज नॉट फिट। क्या पूरे आकिब जावेद को, सिलेक्टर्स को, माइक हैसन को, किसी को नहीं पता था? उन्होंने उसको भेज दिया कहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, ये फिट हो रहा है, ये सही हो जाएगा। मैंने उस वक्त भी बोला भेजो उसको, जाके 4 दिन का एक मैच खेले। किसी ने नहीं खेला। ये सारी गलती जो है माइक हैसन की है, आकिब जावेद की है, और किसी की नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, वहां लड़के को भेज के वहां से तैयार करते। भाई वहां नहीं होता डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं अकेला नहीं कह रहा सर, मैं तो छोटा प्लेयर हूं। घंटों इस पे बात कर सकते हैं, बिकॉज़ बट वी हैव टू बी कंसाइज। हम राशिद भाई आप पे आएंगे। शादाब का 1 ओवर, मतलब क्या फॉर्म थी, क्या सूरत हाल थी आपके सामने है। अबरार की लाइन और लेंथ आपके सामने है। फहीम को ना यूटिलाइज करना, ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। फिर शाहीन को फिर सेकंड लास्ट ओवर दोबारा देना, अपना कोटा पूरा ना करना, अपना कोटा पूरा ना करना। ये जो डिसीजंस लेने थे एज अ कैप्टनसी पे भी जरा रोशनी डाल दीजिए। हमने कोचिंग पे तो जाहिर है सर्टेनली अभी बात कर ली है।
मैंने देखिए शुरू में ये बात की थी स्किल एंड कैप्टनशिप लीडरशिप, वो जो बॉलिंग था हमने यूज कर लिए और उसके बाद 8वां यूज नहीं किया। ज्यादा बगैर खेले, मतलब इंजरी जब हो जाती है फिर आप सेटअप में आते हैं, अपने सिस्टम में आते हैं, खेलते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती, उसमें ज्यादातर आपके अपीयरेंस की जरूरत होती है कि आप T20 मैचेस खेल सकते हैं तो उसके बाद नेशनल टीम का हिस्सा बन जाते हैं। बाकी माइक हैसन की बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं सिक्कू भाई, इसमें दो आ रहा है ही नहीं, लेकिन इसको लेके कौन आया? मैं और सिकंदर बख्त तो लेके आए नहीं। उससे पहले गैरी कर्स्टन था या जैसन गिलेस्पी था, उसको मैंने और इन्होंने तो निकाला नहीं था, उसके हाई अथॉरिटी ही निकालती है ना। तो जो इनको सूटेबल होता है रबर स्टैम्प वो हम लेके आते हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी रबर स्टैम्प होती है। एंड माइक हैसन एंड आकिब जावेद टू, मतलब हम फिर भूल जाते हैं ज्यादातर मलबा देयर इज अ होल सिलेक्शन कमेटी गोइंग ऑन, होल सिलेक्शन कमेटी, होल क्रिकेट अथॉरिटी को मैं ब्लेम देता हूँ इसमें। जो मैं और आप तो लेके नहीं आए ना, जैसे तो लेके कौन आया? अच्छा सिकंदर, और हम जरा साहबजादा फरहान की बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा आप बाबर आजम की क्या जस्टिफिकेशन है आप पाकिस्तान की T20 टीम में खेलने की? डू यू सी एनी? देखिए राशिद भाई, देखिए हमने बाबर आजम का बोला कि इसकी जगह नहीं बनती, हमने शाहीन का बोल दिया था अनफिट है, मैंने शादाब का बोला था कि इसको भेजो जाकर मैच खिलाए, एक मैच तो खेले। देखें वो उसकी जो बॉलिंग है, मुझे किसी ने पिंडी से बताया है कि उसके बैक के अंदर कोई इश्यू है, इस्लामाबाद में कोई शख्स है, उसने मुझे मैसेज किया, मेरी सोर्सेज भी हैं, तो इसीलिए उसका जो गेंद है ऑफ स्टंप के ऊपर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर रहा है एक ही जगह पे, यानी कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, वो उसको उसका टांग पर ही गेंद कराया जा रहा है, तो उसको मार तो पड़े। तो देखें फरहान को आप इसलिए नहीं कह सकते कि फरहान जो है स्कोर करता हुआ आ रहा था, चले जी एक दफा फेल हो गया, इब्रार आउट करता हुआ आ रहा था, बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, वो एक दफा मार खा गया, दूसरे मार तो खाते हैं ना कभी, मगर व्हाट अबाउट द अदर्स? कि अगर मैं आपने फहीम अशरफ को क्यों खिलाया? मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने एक 3 छक्के मारे ऑक्शन के अंदर, उसको 8 करोड़ रुपए खरीद दिया गया भाई। 8वें बैटिंग ऑलराउंडर है, 8वें पे उसका किरदार क्या है? 9वें नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है, 8वें पे है। राशिद भाई एक तो ये बता दीजिए, और फिर बाबर आजम देखें, मेरा ख्याल है कि सेंसिटिव टॉपिक पता नहीं क्यों बन जाता है, आई वंडर व्हाई माथे पे टैटू करा लेते हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बाबर आजम, ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, ओके इट कैन बी देयर आर अदर वेज टू से इट कि वो मेरी बात सुने, व्हाट अभी सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी जस्टिफिकेशन है T20 में खेलने की? एक्चुअली ही इज अ वेरी बिग प्लेयर राशिद भाई, बात यही है कि ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं कर रहा। रेपुटेशन प्रीसीड्स द परफॉर्मेंस देन every time this happens. अब्दुल्ला भाई, whenever somebody tries to talk about him, every time it happens. एज ए ओपनर वो फ्लॉप हो गए थे, स्ट्राइक रेट की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उनका सबसे अच्छा जो नंबर 1 डाउन और ओपनर ही था। ये कैसे मैनेजमेंट है जो टीम की कोचिंग स्टाफ है या कोच है कि उनको 4 नंबर पे लेके आया जा रहा है? ये तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम के खिलाफ काम कर रहे हैं ये लोग। तो अगर वो एक बंदा 130 की स्ट्राइक रेट की नंबर ओपन है और नंबर 4 पे 110 किए, तो वो कैसे वर्ल्ड कप का मैच खेल सकता है? तो ये नंबर है ना, ये या तो उनको नाम खिलाने थे, सिर्फ हमें काम नहीं करवाना था, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर जाती है। कप्तान है, हेड कोच है, वो किस तरह से सोच सकते हैं कि राशिद भाई ओपन पे नहीं चले, 1 डाउन पे अगर नहीं चले, तीसरे पे नहीं चले, चौथे पे खिला दिया, अगले में 5वें पे भी खिला के ट्राई कर लेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज़ देन दिस बिकम्स अ सेंसिटिव टॉपिक। मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना, फिर मैं और आप क्या गिला करेंगे? अब्दुल्ला नहीं तो जी अब्दुल्ला जी अच्छा, सर अब्दुल्ला जो बातें मैं कर रहा हूँ ना मीटिंग के अंदर, मेरे पास सब मिनट्स के अंदर टाइप हुआ लिखा हुआ मैंने उठा के रखा हुआ है, ठीक है? नंबर अब देखिए हमने इतनी बातें कर ली ना, मैं तो हम हमेशा जो बातें हम जियो पे बैठ के करते हैं वो एग्जैक्टली हो जाती हैं, ठीक है? अब सोल्यूशन आप पूछेंगे ना कि जी सोल्यूशन क्या है, पूछेंगे ना, मैं आप मोहसिन नकवी साहब को बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि उन लड़कों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोजा नहीं खेलते पाकिस्तान में, उनको आप PSL में नहीं सेलेक्ट करें, करके दिखाए ना, टीम इंप्रूव करे। आपका कोई लड़का, बाबर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्यों नहीं खेलता? आप इस तरह की प्लानिंग करें कि ये सारे लड़के एक महीना। इसमें मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? ये तो फ्रेंचाइजीज का काम है सिकंदर। अरे हम आप समझ ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट फ्रेंचाइज यार, फॉर गॉड सेक। नहीं मैं PSL की बात कर रही हूँ, PSL की बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं गुस्से में हूँ। कायदे आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, दीज आर 4-day क्रिकेट मैचेस। मैं नहीं कह रहा
वसीम अकरम कह रहा है, वकार यूनुस कह रहा है, जितने बड़े लोग हैं सारे सब लोग कह कह रहे हैं। भाई इनको आप एक महीना इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें कि पाकिस्तान खेलने से पहले सारे जाकर खेलें। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कमजोर इसलिए हो रही है कि ना बाबर वहां खेलते हैं, वहां शाहीन नहीं खेलते, वहां पे कोई लड़का नहीं खेल रहा, फहीम अशरफ नहीं खेल रहे, कोई नहीं खेल रहा। तो भाई जब तक आप इसको, मोहसिन नकवी साहब प्लीज वो लड़के को ना खरीदे पीएसएल के अंदर, ना लेके आए उसका नाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता। आगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि एक सिस्टम से गुजर के लड़का आए तो फिर उसको पीएसएल में पहुंचने का मौका मिले और वहां से जाहिर है फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ है। हमारी लीग का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। सो राशिद भाई, अब जाहिर है पता है एक हमारा डिलेमा ये भी होता है, वी ऑल लव पीएसएल, वी विल स्टिल वॉच पीएसएल, वी आर लिटरली वेटिंग फॉर पीएसएल। हमारी पीएसएल पे इन लड़कों की परफॉर्मेंस आएगी, हम फिर ये सारा कुछ थोड़े दिन के लिए थोड़े ऐसे बाद फरामोश कर देंगे। हमारी पिचेस चाहे फ्लैट हों जैसी भी हों, यू नो वहां पे रन बनेंगे, हमें लगेगा वाह वाह वाह, तालियां बजाएंगे, हम सब उसमें, हम समेत मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, हम खुश हो रहे होंगे यहाँ पे। और अगेन स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर कोई बात नहीं करेगा राशिद भाई। नहीं, सही कहा सिक्कू भाई ने भी, सही कहा आपने भी। असल में डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये तो हमें बेंचमार्क करना पड़ेगा ना। अगर कोई अच्छी स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है, 145 से कर रहा है, लेकिन उसकी एवरेज 15 है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर। हमें इसका क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि जिसकी 30 प्लस एवरेज होगी, T20 में स्पेशली बात कर रहा हूँ, 140 प्लस स्ट्राइक रेट होगा, वो क्राइटेरिया रखेंगे तो प्लेयर में इंप्रूवमेंट आएगी। प्लेयर में तो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही ना, फखर जमान ने जिंदगी गुजार दी, 21 के एवरेज से था। नहीं चाहिए होते ऐसे प्लेयर जो कि वक्त पे आउट होते हैं। सेम चीज साइम अय्यूब का भी स्ट्राइक रेट देखें अच्छा होगा, लेकिन उसका एवरेज नीचे की तरफ होगा, बॉटम की तरफ जा रहा होगा, 19 या 20 होगा। तो इस तरह के प्लेयर नहीं चाहिए जिसका एवरेज भी आपका कम हो और स्ट्राइक रेट कोशिश कर रहा हो कि वो ज्यादा हो। मेरे ख्याल से क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा तो प्लेयर सेलेक्ट करेंगे ना। हम बोलते हैं 1000 रन कर दिए, 1000 रन कर दिए, लेकिन कैसे किए, कितने रन, मतलब कितने एवरेज पे किए, स्ट्राइक रेट उसका क्या है। तो ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ेगी। पीसीबी को चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ा दे, ये मैच तो मारते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल, हमारे ये तमाम प्लेयर्स को भी, इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गेम, हम वैसे ही खेलेंगे जैसे हर गेम खेलते हैं। The Indian side doesn't think like that. It is not an ordinary game for them. And it is not an ordinary game for the rest of Pakistan too. So we should also, you know, keep this in our mind. हमारे जितने भी खिलाड़ियों को जब गुफ्तगू करें मीडिया से या बात करें, even in the dressing room, this is not an ordinary game. No, this is not an ordinary game, and you could tell by the play and performance of the Indians कि it was not an ordinary game. It is an ordinary game. सिकंदर, final thoughts जी, हमने break लेनी। मैं फाइनल थॉट देखें, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको पहले कहा था मैं बहुत गुस्से में हूँ। साल में एक मैच होता है जिसके ऊपर हम इस तरह भंड मारते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं गुस्से में बात कर रहा था और मैं मतलब अच्छा है कि आज मेरा शो नहीं है ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए। मैं इसलिए तपा हुआ हूँ, इसलिए कि ये चीजें मैं बता चुका हूँ। मैंने बैठ के माइक हैसन को बताई, मैंने बैठ के वहाँ सेलेक्टर्स को बताई कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, इसको सही करें। माइक हैसन ने मेरे मुंह पे कह दिया कि आपको नहीं पता, मैं कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये मेरे मुंह पे बोला है। अलीम डार उसका गवाह है। अलीम डार मेरे साथ खड़ा को लड़ रहा था, उससे मैं और अलीम डार लड़ रहे थे, उसने मुझे सपोर्ट किया कि ये नहीं, इनको खेलने दो। उसने कहा नहीं, कोई नहीं खेलेगा। नतीजा आपके सामने। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने गुस्से में किया। अब ये जो बात कर रहा था ना कि स्ट्राइकिंग रेट और वो, अब ये देखिए हमारे जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ था, साइम ने 13 गेंदें खेली और 184 का स्ट्राइकिंग रेट। फायदा 184 का स्ट्राइकिंग रेट और सिर्फ 13 गेंदें। सलमान आगा 150 का स्ट्राइकिंग रेट, सिर्फ 8 गेंदें। इस तरह नहीं होती क्रिकेट सर। ऐसा ही है। सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा का लिटरली स्ट्राइक रेट कल 104 होगा, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं थी क्योंकि ईशान किशन एक बेहतर बुनियाद फराहम कर चुके थे। उन्होंने टीम को संभाला, के साथ खेले ना। Absolutely. मतलब मैच लेके चलते हैं साथ। ओके, थैंक यू सिकंदर एंड राशिद भाई। आप लोग भी जरा मतलब रिलैक्स करें, बिकॉज़ ऑब्वियसली इस दफा काफी सारे लोग, बिकॉज़ की उम्मीदें नेचुरली भी बहुत ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन जाहिर है हर दफा बहैसियत पाकिस्तानी एक उम्मीद होती है कि हम अच्छा करेंगे, या फिर ये इतनी बार हो चुका है कि फिर हम रिलैक्स हो ही जाते हैं। लेकिन पता क्या है, ये कोई खास बात नहीं है वैसे, मतलब जाहिर है अब इसमें हमारा क्या कसूर है, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी बड़ी, ये बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी। या
Although I would have, you know, I thought मैं अपने आप को जरा इजी करने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं सोच रही थी अब्दुल्ला एक सेकंड, I was just thinking, okay, so let's think of it this way कि पाकिस्तान अपना ग्रुप मैच जो है ना एक हार गया, 2 तो हम जीते हैं, 1 हार गया. अब obviously we are talking about a very big match. रन रेट देखा हमारा? That is, I'm not getting into that. I just wanted to अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ तो कहना है ना, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं. But of course it's a huge match और and a big loss. We need a break. We all need a break. अच्छा जी, खबरें और भी हैं और इतवार को 5 रुकनी मेडिकल टीम है, सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल विजिट किया है अडियाला जेल में. तो खान साहब, इमरान खान की हम बात कर रहे हैं. इमरान खान की आंख के इलाज का मामला जो है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले से मौजूद सियासी कशीदगी पर जलती पर तेल का काम कर रहा है कुछ अरसे से ही. और PTI कारकुनों ने कल अटक पुल पर धरना देकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया. हुकूमत पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि इमरान खान की सेहत के मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता था. 100%. हुकूमत ने कल मेडिकल बोर्ड की निगरानी में बानी PTI की आंखों का चेकअप मुकम्मल कर लिया. हुकूमती दावत के बावजूद कोई PTI रहनुमा कल जेल नहीं पहुंचा और बानी PTI की जेल में इलाज और सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट पंजाब को भेज दी गई है. ज़राए के मुताबिक आपको ये बता दें, बानी PTI की आंख की तकलीफ में नुमाया कमी आई है. बानी PTI की आंख के इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है और बानी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुताल्लिका हुकाम को भेज दी गई है. 5 सीनियर डॉक्टर्स ने इतवार को अडियाला में बानी का चेकअप किया था. डॉक्टरों की टीम में माहिरीन अमराज़े चश्म भी शामिल थे. हुकूमती दावत के बावजूद आपको बता ही दिया मैंने कि कोई नहीं आया नहीं जेल. शबीर आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट और हमारे कॉलीग, उनसे जरा मालूम करते हैं कि क्या तफसील है. अच्छा शबीर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वो जो बात थी इनिशियली कि सिर्फ 15% विजन रह गया है, बीनाई रह गई है, 80%, मतलब बहुत सी चीजें हो रही थी. कुछ तो कह रहे थे एक आंख से उनको नजर भी नहीं आ रहा है, ऑल दैट. उसकी कोई रियलिटी, उसका कोई ट्रूथ पता है? हाँ, उसमें अब हकीकत क्या है? देखें, उसमें तो जो 15% विजन की बात है, उसमें तो PTI ने पहले खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट की, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने जो बात की थी वो उनकी रिपोर्ट में दर्ज नहीं थी. उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन ये बयान दिया था कि जी इमरान खान साहब ने उनको जुबानी ये बताया था, अगर मेरा उस रिपोर्ट में वो दर्ज नहीं थी तो, लेकिन उन्होंने मुझे जुबानी बताया था. दूसरी बात ये कि हुकूमत ने परसों जो बोर्ड तश्कील दिया था डॉक्टर्स का, परसों तो पहले तो परसों ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद परसों ही इमरान खान साहब को शायद अडियाला जेल से किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये बयान आया था सामने के इमरान खान साहब को हम किसी बेहतर जो अस्पताल है, जो सबसे बेहतर अस्पताल है, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे. लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि पहले जो बोर्ड तश्कील दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, वो पहले अडियाला जेल जाता, वो पहले इमरान खान साहब का मुआयना करना था, तो उसके बाद उनकी सिफारिश पे ही उनको किसी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता था. गुज़िश्ता रोज एक एम्बुलेंस आई इक्विपमेंट के साथ अडियाला जेल, उसके बाद करीबन 2 घंटा वेट किया गया, लेकिन कोई नहीं आया. हमें तो ये अंदाजा नहीं था कि शायद PTI के लोगों को बताया गया कि आप इस मुआयने में शरीक हों, लेकिन बाद में ज़राए से खबर आई कि PTI से रब्ता किया गया था, उनको बाकायदा तौर पर उनसे नाम मांगे गए थे, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया या उनकी तरफ से कोई नाम नहीं दिए गए, ये इन इटसेल्फ बड़ी अजीबोगरीब बात है, जहां रोज बैठी होती है फैमिली या कोई लोग जो भी सीनियर लीडर्स होते हैं उनसे मुलाकात के लिए, अब उनको अगर दावत दी जाए और उस पर खामोशी हो, ये अजीब सी बात नहीं लग रही है आपको? जी, हमारी बात हुई है कुछ सीनियर लीडर्स से PTI के, उनसे हमने ये सवाल पूछा है. हमने पूछा कि अगर एक तो तबी मुआयने का खैर वो एक बहाना ही था कि आपकी मुलाकात भी हो जाती बराह रास्त और आप इमरान खान साहब से मिल भी लेते, दूसरा आपको ये भी पता चल जाता कि उनकी आंख का एक्चुअली मसला क्या है और कितनी बेहतरी आई है उसमें.
तो उन्होंने कहा कि हमने 2 नाम दिए थे। एक उन्होंने कासिम खान है इमरान खान के कजन, उनका नाम दिया गया था, और एक नाम दिया गया था, ये पार्टी की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि जब ये सारी सूरत हाल अलीमा खान के सामने रखी गई तो अलीमा खान साहिबा ने ये जो 2 नाम दिए गए थे पार्टी की तरफ से उनको रिजेक्ट किया और उन्हें अपने तरफ से 2 नाम दिए। उसमें एक उन्होंने कहा कि हमारी बहन, दोनों बहनों में से कोई एक बहन जाएगी, और डॉक्टर नौशेरवान है उनके डॉक्टर, वो जाएंगे। तो लेकिन उस पे हुकूमत की जानिब से एतराज आया कि फैमिली की तरफ से कोई नहीं जाएगा, ये पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं। तो उसके बाद 2 और नाम दिए गए थे, उस पे भी जो है अलीमा खान साहिबा ने एतराज किया। तो ये जाहिर है ये सारा जो मामला है ये पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है उसी का नतीजा। अदरवाइज कल तो बेहतरीन मौका था उनको। पीटीआई रहनुमाओं को इजाजत थी कि वो आ सकते हैं, नॉट द फैमिली। और जब अलीमा खान तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा या तो हमारे एक डॉक्टर और हम दोनों बहनों में से ही कोई जाएगा। उन्होंने किसी भी पीटीआई रहनुमा का उनसे मिलना या अडियाला तक जाना, अंदर मुआयने के वक्त होना अप्रूव नहीं किया। यही बात है? नहीं, जो पार्टी की तरफ से नाम दिए गए थे उसमें इमरान खान साहब की फैमिली का भी एक मेंबर था, यानी कासिम खान जो इमरान खान के कजन है, जो हर मुलाकात पे आते हैं अलीमा खान के साथ अडियाला जेल, उनका नाम भी था और पार्टी की तरफ से दूसरा नाम भी दिया गया था। लेकिन अलीमा खान ने इस पे एतराज किया, बल्कि उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि आपने क्यों हमारे बगैर ये नाम दिए हैं। तो उसके बाद जो है अलीमा खान, बल्कि अलीमा खान साहब की रात को ट्वीट भी आई है, उन्होंने ये सारा मामला बताया कि हमसे ये 2 नाम मांगे गए थे लेकिन हमारे नामों पर एतराज किया गया। मगर उन्होंने जाहिर है उसके बाद जो 2 नाम थे ऑलरेडी उन पे उन्होंने एतराज कर दिया, उन्होंने एतराज किया और अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि उनके चेकअप के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा ही है शब्बीर? मजमूई तौर पर जो पीटीआई के अंदर नामों पे जो लड़ाई झगड़ा हो गया, जाहिर है उसके बाद तो ये तो बेहतरीन मौका था, इमरान खान साहब तक रसाई का, मुलाकात भी हो जाती, पता भी चल जाता। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन पार्टी के अंदर और फैमिली को लेकर बनी, तो उसके बाद तो ये नामुमकिन ही हुआ और कोई वहाँ पे नहीं पहुँच सका। और जब कोई नहीं पहुंचा तो डॉक्टर जो वहाँ पे, ये तो आई एम सॉरी टू से बट ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। जब आपको दावत भी दी जा रही हो लेकिन आप आपस में आपसे फैसले ना हो रहे हो, सो वी लेट दैट असाइड। अच्छा, अब जो धरना हुआ रात को, एहतजाज हुआ पार्लियामेंट के बाहर, उसकी अपडेट कोई उस हवाले से बताइए। एहतजाज तो उनका जारी है और वो कह रहे हैं कि जब तक फैमिली या जाती मौलजैन को एक्सेस नहीं दी जाएगी हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया है उसकी भी ज़राए से हमारे पास खबर आई कि इमरान खान साहब की आँख के बारे में जो बताया जा रहा था कि 85% उनका विजन लॉस हुआ है। लेकिन कल जब डॉक्टर्स मिले हैं उसमें स्पेशलिस्ट भी शामिल थे, रेटिना के स्पेशलिस्ट भी शामिल थे, तो उनकी तरफ से ये खबर आई है कि इतना मामला सीरियस नहीं है जितना बताया जा रहा है, और इमरान खान साहब की आँख इम्प्रूवमेंट है उसमें, और मजीद जो इलाज किया जाएगा, क्योंकि पिछले जो फेमस अस्पताल ले जाया गया था उनको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई है, इंजेक्शन लगाया, तो उसका अब जो है अब असर आना शुरू हो गया और इमरान खान साहब की आंख बताया जा रहा है कि बेहतर होना शुरू हो गई और बेहतर होना शुरू हो गया। विजन के बारे में कुछ पता लगा? क्योंकि जाहिर है बीनाई का मामला बड़ा सीरियस है, संजीदा है, कि वो जो 15% या 25% की बात की जा रही थी, Is it coming back? मतलब बीनाई वापस Was it even there? That's the problem. मतलब सवाल तो ये 85% आंख खत्म हो गई एंड ऑल दैट, ये बातें फिर कहाँ से हो रही थी? ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। फिर साहब की रिपोर्ट्स में तशवीश तो थी, सो बीनाई की कुछ सूरत हाल एग्जैक्ट पता लगी या आज और तफसील से क्लियर हो जाएगा मामला? ये सारी जो आप बातें कर रहे हैं कि कितने फीसद है, क्या सूरत हाल है, ये तो खैर जो डॉक्टर्स रिपोर्ट देंगे उसी में सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेरी उन जो कल डॉक्टर्स गए थे वहाँ पे, मेरी उनमें से एक डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो ये बताया जा रहा है कि 15% है, 85% है, वो कह रहा है ये आंखों की जो नजर है ये मोबाइल बैटरी नहीं होती कि आप बता सके कि इतनी फीसद हो तो इतनी फीसद है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अचानक उनका मामला, ये लॉस जो है वो विजन का, ये सामने आया है
तो इसमें जो हमने देखा है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें बेहतरी आई है और मजीद भी बेहतरी का इम्कान है अगर इलाज जारी रहा उनका। ये उनका Got it, Shabira. Thank you for the detail. तो लिहाजा इतना बुरा हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑब्वियसली एक कंसर्निंग बात थी, बहुत बड़ी बात है भाई, लेकिन it seems to be under control now. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Good morning. अच्छा, सैड बात है और हम हर साल यही बात करते हैं कि पूरी दुनिया, रमज़ान आता है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो रोज़े रखेंगे और रमज़ान होगा, लेकिन हर मुल्क ऑनर करता है इस महीने को और अपनी चीज़ें जो हैं वो कोई मार्क्ड प्राइस डाउन करते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं कि मुसलमानों के लिए रमज़ान आया है तो हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनको हम ज़रा सस्ते में दें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ टोटल उल्टा होता है और हमारे यहाँ एक्चुअली पूरा साल ही एक चीज़ चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है उसमें और स्पीड लग जाती है। और रमज़ान इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ इज अ थिंग, इज अ टर्म नाउ, इज अ टर्म नाउ, इट्स अ टर्म ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि वैसे तो हमने देखा था पेट्रोल की कीमत इससे पहले नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ एक जेन्युइन सूरत हाल बनी बनाई, रेडीमेड सिचुएशन बनी हुई है, हाथ आ गई है, अपॉर्चुनिटी हाथ आ गई है कि भाई चूंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए अब हम फल भी महंगा बेचेंगे, अब हम दालें, हर चीज जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि रमजान की खातिर आप लोग कोई सस्ता करने वाले हैं, लेकिन अब तो मजीद एक चीज ऊपर चली गई है। उस्मान खलील हमें गुजरावाला पहले चलेंगे, तो वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड दे विल टेल अस व्हाट द रियलिटी इज। गुजरावाला में राशन भी जरा ज्यादा चाहिए होता है। Usman, over to you. We love Gujranwala anyways. आज ही गुजरावाला की बात की जाए तो रमजानुल मुबारक में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि शाह खुर्दनोश समेत फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। साथ में दालों की भी फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए तो केले की फ़ी दर्जन कीमत आज से चंद रोज़ कबल 200 रुपये फ़ी दर्जन थी, अब वो बढ़कर 300 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच चुकी है। इसी तरह सेब की फ़ी किलो कीमत में भी 100 रुपये इजाफा हुआ है और सेब इस वक्त गुजरांवाला शहर में 500 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। इसी तरह दाल चना, काला चना और जो वाइट चना है उसकी फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है। साथ में बात की जाए तो आटे की कीमत उसी तरह बरकरार है और गुजरांवाला शहर में आटा जो है चक्की का आटा वो 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो फाइन आटा है वो 910 रुपये का 10 किलो का थैला फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बेसन की कीमतों में भी 20 से 30 रुपये इजाफा हो सकता है। हर चीज़ में ही ना 20-30 इजाफा हो रहा है। उस्मान खलील, थैंक यू। सो ये तो हमने एक छोटा सा आपको ट्रेलर दिया है, अब हम और शहरों में भी जाएंगे और हम आपको बताएंगे, एंड दैट इज आवर रियलिटी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सैड। वेलकम बैक। कैसी लगी आपको मेरी बात कि हम इसी तरह सोचें कि एक ग्रुप में पहला मैच जो है हमारा हार गया, अब तो उसको इंडिया से ना कनेक्ट करें ना कि वो मैच था क्या, लेकिन ग्रुप मैच हम एक हार गए, 2 जीते हुए थे। लेट अस हम जरा ये पड़ा हुआ नमक और हम ये छिड़केंगे नमक आपके जख्मों उधर करें, उधर करें, ठीक है। और अच्छा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए करना ही है। अब्दुल माजिद भट्टी हैं हमारे साथ, याया हुसैनी है, सोहेल इमरान है हमारे साथ, हमारे दोस्त याया हुसैनी है, सब लोग मौजूद हैं और हम सब मिलके जरा और एक दूसरे का गम गलत करेंगे, ठीक है जी। सोहेल चूंकि हमारे साथ कोलंबो से मौजूद हैं, उनसे जरा मालूम करते हैं। सोहेल, दिस इज नॉट एनी मोर अ राइवलरी नाउ, मतलब जब हमेशा और तवातुर के साथ मैच वन साइडेड हो और पता ही हो सबको, इंक्लूडिंग द फैंस के, एक टीम ने हारना है, इंक्लूडिंग द टीम्स, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। आई थिंक इंडिया मस्ट बी प्लानिंग ऑन अ प्लान बी, मस्ट बी वर्किंग ऑन अ प्लान बी कि अब वो थ्रिल बरकरार रखने के लिए कौन सी टीम से राइवलरी को जरा हाइप दें। अफगानिस्तान, ऑनेस्टली अब हमारा रवायती हरीफ जो है ना इंडिया नहीं रहा। इन एनी केस सोहेल इमरान आप बताएं, और पॉइंट्स टेबल भी बाय द वे सब कुछ प्रूव कर रही है। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अब्दुल्ला। यहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स थे बेशक वो बड़ी कम तादाद में थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। उनसे बातचीत होती भी रही सारा दिन, लेकिन बड़ी ही मायूसी का सामना उनको करना पड़ा। और उसके बाद हमें जो इंडियन मीडिया था, जो इंडियन हमारे कुछ दोस्त थे यहाँ पर, उनके साथ भी डिस्कशन होती रही। उनका जो फैन से भी हमने बात की बाद में मैच के, वो भी यही बात दोहराते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था वो बिल्कुल नहीं है। 6-0 किया है उन्होंने। पिछले 2 सालों में 6 मैच पाकिस्तान टीम जो है वो हारी है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 2021 के बाद से और उससे पहले
कोई मैच नहीं जीती थी, वो भी 8-1 हो चुका हुआ था। इससे आप कंपैरिजन अगर वर्ल्ड कप का और पिछले 2 साल की कारकर्दगी का लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान राइवलरी अब रही नहीं है, किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं रहा है, बहुत फार अहेड है वो इंडिया की टीम। बेशक आप पेपर्स में मुकाबला कर लें, साइम अयूब है, अभिषेक शर्मा का मुकाबला कर लें, बाबर के साथ तिलक वर्मा का मुकाबला कर लें, इसी तरह बॉलर्स में बुमराह का शाहीन अफरीदी के साथ मुकाबला कर लें, ये सब कुछ पेपर रह गए, ये कागजी टीम रह गई हुई है इंडिया के मुकाबले में। मैं अगर यहाँ पर ये लफ्ज बोलूं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस चीज का बुरा मनाना चाहिए। स्टैंडर्ड का, उनके प्रोफेशनलिज्म का, उनकी स्किल्स का, हमने उनके नेट्स भी देखा, हालांकि उन्होंने 1 नेट किया था, पाकिस्तान टीम ने 2 नेट्स किए थे। हमारे स्किल सेट का, हमारे प्रोफेशनलिज्म का, हमारे सिस्टम का, हमारे स्ट्रक्चर का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वहां पे ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को बेयरली चांस मिलता है, और हमारे यहाँ अगर इस तरह का खिलाड़ी होता जिसने वनडे में डबल सेंचुरी भी की होती तो वो ऑलरेडी लिविंग लेजेंड होता है। हाँ, लेकिन खैर नहीं है ऐसा। या आप जी सोहेल कंप्लीट योर थॉट्स आएंगे, या इफ यू कैन कंप्लीट योर थॉट्स जी। नमीबिया के खिलाफ मैच इस नौबत पर आ चुका है कि आपको वो हर सूरत में जीतना है सुपर 8 मरहले के लिए। इससे अंदाजा लगा लें कि आप फिर वही वाली चीज आ गई जो कि पिछले 100%। यही तो हमारा अफसोस की बात है कि हम ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होता है वो हार जाते हैं। मतलब हमारा ईगो भी हर्ट होता है, हर चीज हर्ट होती है, और उसके बाद हम उस नहज पे आ जाते हैं। एक्चुअली अगर हम हार जाए ना तो दैट वुड एंड अप बी अ प्रॉब्लम, लेकिन हम लिटरली खेलते ही नहीं है, हम कोई मैच पड़ता ही नहीं है और हम हार जाते हैं। दैट इज व्हाट हर्ट्स द मोस्ट। या आपसे ये पूछना था कि पिछले हफ्ते तक जब भी आपसे बात हुई और फिर हमने सुनने में भी हमें ये आया कि यू वर वेरी होपफुल एक्चुअली, और आपको बड़ी उम्मीद थी और आपको लग रहा था कि हमारी टीम जो है दे वुड पुट अप अ गुड मैच अगेंस्ट इंडिया। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम, सोहेल भाई को, भट्टी साहब को, और मैं अभी वही खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये मेरी टीम है और मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इस टीम के साथ था, मैं इस टीम के साथ हूँ और अभी मुझे इस टीम से उम्मीद है। एक मैच हार गए, कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई, टूर्नामेंट ऑन है और मैं देख रहा हूँ बड़े तबसरे और टोपी है। और मोहम्मद हफीज कहते हैं बाबू रेल में वरना जेल में। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को टीवी पर बैठकर ठीक करना चाहते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड से इनको एक कोचिंग की ऑफर आ जाए तो ये टीवी छोड़कर जो है वो पाकिस्तान टीम के कोच बन जाएंगे और वहां जाकर जो है वो ये कहेंगे कि जी टीम बहुत अच्छा खेली है। जो टीवी पर बैठकर लोग बात कर रहे हैं ये बहुत तनकीद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला। हमने बहुत गलती की, इसमें कोई शक नहीं है। कल जब टॉस जीते तो कहने लगे कि जी कप्तान ने टॉस जीतकर जो है वो गलत फैसला कर लिया। इससे पहले कितने बार पाकिस्तान टॉस जीतकर जो है वो ये फैसले कर चुका है। हम 92 वर्ल्ड कप जीते, इंडिया से जीते थे, 2009 वर्ल्ड कप जीते, इंडिया से जीते थे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इंडिया से जीते थे, एक मैच जीते थे और एक मैच बुरी तरीके से हारे थे। देखिए ये क्रिकेट है और क्रिकेट में हार जीत हो जाती है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि आधा क्रिकेट बोर्ड जो है वो चला गया जी श्रीलंका और टी शर्ट पहने में पाकिस्तान टीम की, तो क्या इंडिया की टी शर्ट पहने की भाई वहां पर? बात दरअसल ये है कि कोई तबसरा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान टीम किस तरह खेली, क्या गलतियां हमने की। हमारे बॉलर्स ने एक तरफ अच्छी बॉलिंग की थी, एक लग रहा उस पे तो आप लोग भी सब मिलके और हम भी यहाँ पे सुबह से पहले घंटे में भी हम इसी बात पे बात करते रहे। कौन गया, इनफैक्ट जाना चाहिए था, कोई नहीं आया था तो उसको भी जाना चाहिए था। हमें मौका मिलता तो हम भी टी शर्ट पहन के पहुंच जाते, व्हाई नॉट। जाहिर है सपोर्ट तो हमने करनी है, करते रहेंगे, करेंगे। लेकिन याया भाई अब लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस विद यू। मुझे बताइए, नहीं कैन वी फर्स्ट टॉक अबाउट परफॉर्मेंस भी, लेकिन सिलेक्शन भी, क्योंकि जो लोग हम बार बार यही तनकीद कर रहे हैं ना कि इसको क्यों सिलेक्ट किया या उसको क्यों सिलेक्ट किया, सिलेक्टर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तो फिर भट्टी साहब ये भी बता दें कि रिजवान से कंप्लीट करेंगे। अच्छा ठीक है, बता दें ये कि स्ट्राइक रेट अगर काउंट होता था और नंबर्स काउंट होते थे तो फिर रिजवान को सिलेक्ट क्यों नहीं किया था? इन रेट्रोस्पेक्ट ये बात कर रहे हैं, जो होना था। घूम रहे हैं हम उसी राउंड अबाउट पे, हम नहीं हम है ना उधर, याह्या का पर्सपेक्टिव नहीं है। है कि हमको चलती बस में चलने की आदत है और अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी टूर्नामेंट ऑन है। अभी पाकिस्तान टीम अगले मरहले में जाने के लिए जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। अगले मरहले में पाकिस्तान टीम का जो स्पिन अटैक है वो टीमों को धूल चटा सकता है। पाकिस्तान टीम ये टूर्नामेंट जीत गई तो आज जो पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों लो रहा है, कह रहा है कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को तबाह कर दिया, वो कौन कहाँ खड़े होंगे मुझे ये बताइए। और आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा दे रहे हैं, बाबर आजम को रगड़ा दे रहे हैं।
भाई यही 15 खिलाड़ी हैं आपके जो मुंतखब हुए हैं, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। अच्छा वैसे याना भाई, मुझे आपकी राय का बहुत एहतराम है, लेकिन हम जिस तरह नीदरलैंड से मैच जीते हैं, और जिस हमें हार पे एतराज नहीं है, जिस बुरी तरह से हम भारत से हारे हैं, एंड आप मुझे बताइए परफॉर्मेंस, इफ वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू टीम्स, इफ यू ओनली लुक एट द पॉइंट्स टेबल तो पता चल जाएगा ना। मतलब एसोसिएट टीमों के पार्ट टाइम बॉलर्स मुश्किल वक्त दे रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को। राजा भाई जरा इस पे भी तो रोशनी डालिए। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। देखिए आप जिन खिलाड़ियों को लेकर गए हैं, इस पे हमें पता है, हमने तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, प्यार है कि बात क्या करें। अच्छा ओके, लेट हिम जी, मैं आपको मुकम्मल करने लगे। आप नहीं हो रहा शाहीन से परफॉर्म, बाहर बैठाएं उसको। आपके पास नसीम मौजूद है, आपके पास सलमान मिर्जा मौजूद है। बाबर आजम से नहीं हो रहा, आप फखर जमान को खिलाएं। शादाब से नहीं हो रहा, आप ख्वाजा नाफी को खिलाएं। कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई, आपको आगे देखने की जरूरत है। टूर्नामेंट आपके लिए भी ऑन है, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, बड़े मैच में आपको नाकामी हो गई है, लेकिन टूर्नामेंट आपके लिए भी खत्म नहीं हुआ है। आपको भी टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। हम जब भी जीते हैं 92 में, 2009 में, 2017 में, ऐसी ही हमारी शुरुआत थी। लेकिन ये कह देना कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया, कोई नहीं कह रहा और किसी को कहना भी नहीं चाहिए, और जाहिर है हम इस टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। हम जो माजिद भट्टी साहब की तरफ आते हैं, भट्टी साहब, हम जाहिर है मोहम्मद यूसुफ साहब का भी तबसरा हम कर रहे थे, 3-4 नाम आ रहे हैं कि जी इनको बिठा दें और जो बेंच पे हैं उनको ले आए। आपको लगता है कि कल अगर वो भी खेल रहे होते तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता? जी भट्टी साहब। अब्दुल्ला, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हुमा का, याया और सोहेल इमरान को सलाम। देखिए पाकिस्तान की ये बेस्ट टीम है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस टीम का जायजा लें, मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर अब ऐसे हैं जिनको अब हमने खुदाफिज कह देना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर बाबर आजम फिट नहीं है तो किसी और को लेकर आ जाए, अगर शाहीन आफरीदी फिट नहीं है तो शाहीन आफरीदी को, अभी हमने अगर हारिस रऊफ को ड्रॉप किया है तो शाहीन को भी ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए कल के मैच में हुआ क्या, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो गलती की, टॉस जीता और पहले भारत को बैटिंग दे दी। मेरे ख्याल में इस विकेट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें प्रेमदासा स्टेडियम के, पहले बैटिंग करने वाली 29 टीमें जो हैं वो मैच जीत चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये एडवांटेज इंडिया को दे दिया। फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो पाकिस्तान के जो 4 बॉलर थे, उस्मान तारिक, सलमान आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब, इन्होंने 14 ओवरों में 87 रन दिए। डिफरेंस क्या हुआ, शाहीन आफरीदी, शादाब और अबरार ने 6 ओवरों में 86 रन दिए। तो मतलब ये जो 6 ओवरों में 86 रन का फर्क था, इन्होंने मुश्किल डाली। इसी तरह फिर जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो पावर प्ले में हमने 4 विकेटें गंवा दी। तो मेरे ख्याल में अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर आजम मुसलसल नाकाम रह रहे हैं, साइम अयूब भी नाकाम रह रहे हैं। साइम अयूब का असल काम तो बैटिंग करना है, और साइम अयूब को बैटिंग में तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया, मैं ये नहीं कह रहा, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन में अब हमें सख्त फैसले लेने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम घबरा रहे हैं, सख्त फैसले लेना नहीं चाहते। अच्छा, हम ऑब्वियसली बात तो मोहसिन नकवी साहब की भी डिसीजन मेकिंग पे आ जाती है एंड एवरीथिंग, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सब को देखिए तकलीफ सबसे ज़्यादा तब होती है व्हेन द सेट इज, यू नो, द स्टेज इज सेट फॉर यू, एवरीथिंग इज लाइंड अप फॉर यू, आपके लिए लड़ाई भी की जा रही हो, मतलब बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत बड़े बड़े स्टैंड लिए जा रहे हो, लेकिन उसके बाद जब टीम आए और उसकी ये परफॉर्मेंस हो तो फिर दुख तो होगा ना कि क्या क्या दावे नहीं किए, क्या क्या मौके नहीं दिए, क्योंकि जाहिर है हमने बड़े बड़े इस वक्त इस मौके पे बड़े पंगे लिए थे और अब पाकिस्तान का मौका मतलब बड़ा स्टैंड लिया और अभी तक ले रहे हैं। तो लिहाजा सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पे ये सारी रिस्पांसिबिलिटी चली जाती है और कहीं नहीं जाती। एक्चुअली दिस इज वेयर इट स्टेज एंड द कैप्टन ऑफ कोर्स। तो सोहेल भाई ये कह रहे थे कि हमने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया टॉस जीतकर फील्डिंग करने का। जी बिल्कुल, जो स्टैट्स माजिद भाई ने बताए हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि बाद में जो बॉलिंग की जिन टीमों ने उन्होंने कामयाबी हासिल की उसकी रेशो ज्यादा है। यहाँ पर पहले बैटिंग करने वालों का भी आपने स्टैट्स जिस तरह माजिद भाई ने बताया हैरान कुन था। अब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचेस में आपने टॉस जीता और उसके बाद आपने पहले बैटिंग की, वहां पर आप तजर्बा कर लेते।
यकदम आपने आके अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो उसको तब्दील कर लिया। अब आपने टॉस भी जीता और बाद में चले गए उसको बॉलिंग करने के लिए। आपको पता भी है कि आपकी बॉलिंग जो खासतौर पर फास्ट बॉलर है वो आपकी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बावजूद आपने इस तरह का किया। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट को फैसला करना चाहिए था। लेकिन सबसे जिम्मेदार जो मैं समझता हूँ वो प्लेयर्स हैं। एक अरसा दराज से वो खेलते हुए आ रहे हैं। शादाब खान की वापसी होती है, कौन सी ऐसी उनके पास परफॉर्मेंस थी कि वो 6 महीने 8 महीने बाहर रहते हैं और एकदम उनका कमबैक हो जाता है। की सिलेक्शन हुई थी या शादाब की वापसी हुई थी, जी यही पूछा जा रहा था कि कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस के ऊपर इनकी सिलेक्शन हो रही है। या क्या आपके लिए भी हैरान कुन था जब हमने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया? मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान को नहीं था और मैं कप्तान के इस फैसले के साथ था। पहले ओवर में उन्होंने हैरान किया, एक सरप्राइज दिया उन्होंने इंडिया की टीम को और अभिषेक शर्मा को आउट किया। वही ओवर था सरप्राइजिंग। शाहीन अफरीदी को जो छक्का पड़ गया उसके बाद से फिर 2 ओवर में शाहीन ने 31 दिए, 1 ओवर में 17 रन दिए शादाब ने और आपके 2 अहम बॉलर अगर 3 ओवर में 48 रन खाने तो डेफिनेटली आपकी टीम फंस जाती है। लेकिन 175 रन ऐसा स्कोर नहीं था कि जिसको आप नामुमकिन बोले। नेदरलैंड के खिलाफ भी देखे, कल के मैच में भी देखे, एक खिलाड़ी आ रहा था दूसरा खिलाड़ी जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम में जो है वो खाना खुल गया। अगर आपने 2 मिनट स्टेडियम के ग्राउंड में लगा दिए तो खाना जो है वो देख के खत्म हो जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है अब्दुल्ला। यही टीम आपकी टूर्नामेंट में है, जो आपको करना है टूर्नामेंट की बात करना है। वो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। अभी इस टीम में कौन नहीं खेला? इस टीम में बाहर सलमान मिर्जा बैठे हुए थे, नसीम बैठे हुए थे। अगर कल नसीम खेल रहे होते या सलमान मिर्जा उनकी पिटाई हो जाती, कहते शाहीन को क्यों नहीं खिलाया। कल अगर आप बाहर बाबर को बैठाते थे तो कहते फखर को क्यों खिला दिया, बाबर को खिलाना चाहिए था, नाफे को खिला दो। तो भाई यही हो रहा है। अब कह रहे टीम में नहीं लिया, हसन नवाज परफॉर्म करके टीम से बाहर हुए ना। अब कह रहे हैं कि जी उस्मान खान जो है वो विकेट कीपिंग नहीं करता। भाई उसने 44 रन किए हैं। आपके सामने रिजवान की परफॉर्मेंस है। यही पब्लिक थी ना, यही सोशल मीडिया अकाउंट से जो कह रहे थे कि बाबर के साथ परफॉर्म करके टीम से बाहर हुआ ना। मैं दोबारा से आपको यही कह रहा हूँ कि आपने गलती की है। कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई, टूर्नामेंट ऑन है। आप शाहीन को बाहर बिठाएं, शादाब को बाहर बिठाएं, बाबर को बाहर बिठाएं, मूव ऑन, आगे बढ़े। टूर्नामेंट आपके लिए ओपन है। नामीबिया के खिलाफ मैच में हम ये तीनों फैसले कर लेंगे। वी वुड मूव ऑन। ठीक करना चाहिए। अब आपके आगे कुआं है, पीछे खाइए। भट्टी साहब आपको क्या लगता है? चाहिए तो इन प्रिंसिपल हम यही तो बात कर रहे हैं कि हम क्यों इस सिचुएशन में फंस जाते हैं जबकि हमें बढ़ना ही चाहिए आगे। नेचुरली वो इंडिया के अगेंस्ट मैच हो, नामीबिया का हो या कहीं भी हो। भट्टी साहब ऑब्वियसली व्हाट चेंजेस आर यू सीइंग? क्योंकि अब हमारे पास हम इतनी जल्दी टूर्नामेंट में मेक और ब्रेक पे आ गए हैं। अब हमें जीतने हैं सारे मैचेस और बड़े अच्छे स्कोर के साथ जीतने हैं। हम उधर ही आ गए फिर। देखिए अब तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमें चाहिए कि फखर जमान को खिलाएं। हमारे पास नसीम शाह मौजूद है, हमारे पास सलमान मिर्जा मौजूद है। लेकिन प्लेयर को पता होना चाहिए कि अगर मैं अंडर परफॉर्म करूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 2-2 साल से देख रहे हैं कुछ हमारे प्लेयर जिनके सिर्फ नाम ही नाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन वो टीम के साथ चल रहे हैं। अगर कोई लड़का अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको खुदा हाफिज कह दें। बाबर आजम हमारा स्टार है। हम ये नहीं कह रहे कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के लिए उसकी सर्विसेज नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अब बाबर आजम को हमें खुदा हाफिज कहेंगे कि हम बाबर को कि भाई आप टेस्ट पे फोकस करें, आप वनडे क्रिकेट पे फोकस करें। लेकिन इस फॉर्मेट में मेरा ख्याल में अब बाबर आजम की जगह नहीं है। अच्छी बात आपने की है कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है बिकॉज ऑब्वियसली प्लेयर से किसी को इंतराज नहीं है। किस फॉर्मेट में वो फिट आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्या प्लेसमेंट है, किस नंबर पे खेल। अब्दुल्ला रोमा अभी एक बाबर आजम का छोटा सा वाकया हुआ था बिग बैश में जब स्टीव स्मिथ ने उसको सिंगल रन लेने नहीं दिया। लेकिन स्टीव स्मिथ ने जब उसको सिंगल रन पे चैलेंज किया अगले ओवर में उसने 32 रन बनाए जो बिग बैश की हिस्ट्री में कभी किसी बैट्समैन नहीं बनाए। और इस स्टीव स्मिथ वो बैट्समैन है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अभी उनको बुलाया गया है मेरे ख्याल में मिचेल मार्श के अनफिट होने पे, लेकिन वो टीम में नहीं है। तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम बड़े प्लेयरों के लिए हम सख्त फैसले लेने से घबराते हैं। हमारी रेपुटेशन प्रीसीड्स द परफॉर्मेंस, ये बात तय है। अच्छा सोहेल भाई, मतलब कल के मैच में बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स थे, मतलब एक तवील फहरिस्त है, लेकिन एक ये भी था कि हम स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहे थे।
मतलब हम रन बॉल वाले कॉन्सेप्ट से खत्म ही हो गया था। मतलब क्या हो रहा था? मतलब साहब फरहान से अगर नहीं हो रहा था, ही कुड नॉट मैनेज, नहीं लग रहा था तो चेंज कर देते। और आपने देखा है कि बुमराह को छक्का पड़ा, दे डू नॉट फ्लिंच, मतलब हम तो अनर्व हो जाते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन लगता है उसकी फॉलो अप परफॉर्मेंस। और अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को ही देख लें, बुमराह को भी छक्का लगा था, उसके बाद ही वाज फाइन। मतलब they have a different mindset। अच्छा सुहेल भाई, एक हम बात करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा कम होता है डिस्कस टॉपिक, नर्व्स। वी आर अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और वो नजर शेकी हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं, और एक्चुअली लग रहा होता है कि ये डरे हुए हैं और नहीं है सही अंदर से। तो अब्दुल्ला इस माइंडसेट से ये निकलेंगे कब? ये कल के बच्चे तो दूध पीते बच्चे तो है नहीं है कि इनके ऊपर प्रेशर होगा, क्लब से तो उठा के इनको लाए नहीं है। आप शाहीन अफरीदी को देखें, कब का डेब्यू है, बाबर आजम का कब का डेब्यू है, कब से वो खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 12 13 मैचेस खेल चुके होंगे ये लोग। अब कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में आप ये कहेंगे कि इनको एक कॉन्फिडेंस की कमी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा है, बिल्कुल नया आया, 6ठी क्लास में पढ़ता था। ये तो सारे का सारा कसूर यही भाई, जिस तरह भी तो आपने बात की कि जी क्या था, रन ऑफ बॉल नहीं कर सके। जैसा यही भाई ने कहा कि इनको वाकई कल बहुत ज्यादा जल्दी लग रही थी, पावर प्ले में 4 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, और जिस तरह की गेम अवेयरनेस हमारे खिलाड़ियों में, उसका कोई मुआवजा किया ही नहीं जा सकता। इतना लो लेवल है गेम अवेयरनेस का कि आपकी 9 रन्स 2 ओवर्स में बन रही है, और उसके बाद फिर आप बाबर आजम साहब जो है वो छक्का मारने के लिए चले जाते हैं और बोल्ड होकर और टीम को मुश्किलात में डालकर वापस चले जाते हैं। तो इससे इनका जो माइंडसेट है वो तो एक अलग चीज है, इनको तो गेम अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम ये कह जाते हैं कि जी उनको प्रेशर जो है वो ज्यादा ले लेते हैं। सूर्य कुमार यादव ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हम ये कहें कि ये एक नॉर्मल मैच है, ये बिल्कुल दूसरी तरह का, दूसरी टीमों के खिलाफ जिस तरह हम खेलते हैं बिल्कुल वही मैच है, तो ये गलत होगा। इसका एक अलग ही प्रेशर है, अलग ही माहौल होता है, तो डेफिनेटली प्रेशर होता है। प्रेशर से हमारा सारा मतलब हमारा रिवायती जुमला है, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए वी प्ले इट लाइक अ नॉर्मल मैच। भाई ये नॉर्मल मैच नहीं, इट्स नॉट अ नॉर्मल मैच, एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल मैच फॉर देम आल्सो बाय द वे। ये भी देख लें या ये भी बताएं, उस्मान तारिक को एक ट्रम्प कार्ड, सीक्रेट वेपन, मतलब कि जो आप लेबल्स दे सकते हैं वो दिए जा रहे थे। देन व्हाट हैपेंड? मतलब हर जगह उन्हीं का चर्चा था, उन्हीं की बात हो रही थी। जब मैच लिटरली एक साइड पे लग गया था तो ट्रम्प कार्ड तब आया। मतलब टाइमिंग भी तो एक चीज होती है। विकेटें चाहिए थी जब शुरू में मोमेंटम बन गया था, तो क्यों नहीं तब नहीं आपको याद आया कि ट्रम्प कार्ड को उधर पेश करना चाहिए था? या देखिए हुमा अब्दुल्ला, यहाँ बैठकर बात करना बहुत आसान है। एक टाइम पर लग रहा था कि 250 आराम से बन जाएंगे, लेकिन आपने उनको 170 पर रिस्ट्रिक्ट किया। आखिरी ओवर में अगर शाहीन के 15 रन नहीं बनते तो इंडिया बमुश्किल 160 प्लस ही कर पाता। तो आपने कंटेन किया ना, इतने सारी बॉलिंग एक्शन, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन मौजूद थे, कप्तान ने खिलाया। कोई स्किल की, कोई टैलेंट की कमी नहीं है हमारे अंदर। हम खराब खेले हैं, हमारे बॉलर्स ने खराब जगह पर बॉलिंग की है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारे पास खिलाड़ी टीवी पर बैठकर टीम में आ जाता है, हमारे पास ट्विटर पर बैठकर जो है वो खिलाड़ी को डिसाइड कर लिया जाता है कि तो टीम में होने चाहिए, या तो आप टीवी पर बैठकर कमेंट कर रहे हैं, या तो आप हम आपके साथ बातें कर रहे हैं। और मेरा और आपका काम भी यहाँ बैठ के बात ही करना है, और अपना काम ही कर रहे हैं, ही करना है। और दूसरा ये, आप शाहीन अफरीदी की भी बात कर रहे हैं, आखिरी के ओवर्स की बात कर रहे हैं कि 15-20 अगर वो शुरू में ही ना देता तो मतलब हमें तो वी हैव टू, 20 ओवर मैच इज अ वेरी शॉर्ट मैच, देयर आर नॉट मेनी चांसेस कि आप एंड में जाके रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारा क्या गेम प्लान था? और जब शाहीन को शुरू में दूसरे ही ओवर में इतने रन पड़ गए थे, तो अभी तो हमारे पास आगा साहब का कोटा भी पूरा था। मतलब एंड वी आर आस्किंग यू दिस क्योंकि हमारे प्लेयर्स, साइम हो जाए, बाबर हो जाए, फरहान हो जाए, उनका गेम प्लान नजर आ रहा था कि वो दे वर प्लेइंग एग्जैक्टली। हमारा जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है, और जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है। शाहीन अफरीदी का काम बॉलिंग करना है, वो बैटिंग कर रहे हैं। साइम अयूब का काम बैटिंग करना है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों आपने फहीम अशरफ को टीम में रखा हुआ है, ये आज तक बात समझ नहीं आई। क्या आप आखिर में जाके मैच जिताएंगे? इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। फिर मैं कहूंगा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी नहीं कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और एक वजह और भी है याया दिल छोटा ना करने की, बिकॉज हमारे साथ ये बहुत दफा हो चुका है और जाहिर है हो ही चुका है, आपको पता ही है।
मतलब this is a repeat telecast for That's not a new thing. what we have been going through against India, और हम We are बहुत having this उम्मीद है। discussion not out of shock or anything. हम shocked नहीं है। मेरा ख्याल है आप खुद देख लें, उस वक्त हमारा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ और होता था जब हम पहले मैच हारते थे और आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते थे। अब हम हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और दूसरा, I mean like this is not the last match. इंडिया से दोबारा मैच भी हो सकता है, इसी टूर्नामेंट में हो सकता है, तो we need to discuss these things. In any case, भट्टी साहब, Your closing thoughts, भट्टी साहब? मेरे ख्याल में बिल्कुल या सही कह रहे हैं कि अब हमें थोड़ा ठंडे दिमाग के साथ ये प्लान करना चाहिए कि इस पाकिस्तान टीम को इस टूर्नामेंट में और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे कैसे लेके चलना है। अगर सख्त फैसले लेने हैं, कोई इस फॉर्मेट में फिट नहीं है तो उसको खुदाफिज कह दें। हर प्लेयर हर फॉर्मेट में दुनिया में नहीं खेलता, ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है यहाँ अगर आपके पास कोई बड़ा प्लेयर है तो वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। या अगर आपके मैच के बाद सुहेल आपने मैच छोड़े चेंजेस वेंजेस, मुझे पूछे थे कि सुहेल से पूछेंगे चेंजेस। सुहेल आपने मैच के बाद मूड अच्छा करने के लिए क्या खाया वहाँ? Oh God, we are down to that. जब स्टेडियम से वापसी यार प्रेमा दासा से तो उस वक्त कुछ नहीं मिला खाने के लिए। रात को 12 साढ़े 12 टाइम हो चुका हुआ था, तो उस वक्त कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है फूड तलाश करना, अपने सन का फूड तलाश करना। और जिस जगह पे जाके वो फूड तलाश खुली होती है जगह, वो फिर अगर कोई वहाँ पे तस्वीर खींच लेता है तो आपको देख के लग नहीं रहा कि आपने रात को कुछ खाया नहीं है। अच्छा, मैंने और हुमा ने तो हमने एक फीस्ट खाने पे थे और मैच जैसे ही हारे हमने तो आस्तीनें चढ़ाई और हम तो खाने पे टूटे। खाना हमें दूर से नजर आ रहा था कि बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बाद तो हम टूट पड़े क्योंकि कुछ गम भी हमें दूर करना था। एक्चुअली हम गलत किया। इसका मतलब ये हुआ अब्दुल्ला, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कल मैच के लिए कहीं इनवाइटेड थे। जी बिल्कुल, हम तो जीतने को तैयार थे और फिर हम खाने पे उसी तरह टूट पड़े जिस तरह इंडिया हम पे टूट पड़ा, तो हमने वो रेप्लिकेट किया। अब्दुल्ला, मैं आपको एक बात बताऊं, कल एक जो पॉजिटिव चीज थी, ठीक है उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कल एक चीज जो मुझे मैच में नजर आई वो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थी। एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, एक टाइम पर जो है वो टकराए उस्मान ईशान किशन से, दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी। उसके बाद ईशान किशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने कहा ये बड़ा मैच था हमारे लिए, पाकिस्तान का जो मैच है वो हाई वोल्टेज मैच होता है, प्रेशर मैच होता है, और अब हम बहुत काम कूल हैं क्योंकि हम बहुत दबाव में थे जब हम दिल्ली से ये मैच खेलने के लिए आ रहे थे। तो इंडिया के टीम So, और जो फैंस ने फिर सोशल मीडिया पे मैं कहता हूँ मीम्स का तूफान बर्पा किया है ना, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उसमें से एक से बढ़कर एक आ रहा था, एक किसी ने लिखा हुआ था, एक सोशल मीडिया पे आप तीनों का। So, कुछ हम निकालते हैं जरा, एक वैसे एक ये जो हाई प्रेशर मैच होता है ना, ये सारा मलबा वोल्टेज जो भी आप कहना चाहते हैं वो हम ही पे निकलता है। उन्होंने ये कह दिया, एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक्स पे लिखा कि मैं रोजे महशर पाकिस्तान टीम की शर्ट पहन कर लमिया के सामने जाऊंगा और बता दूंगा कि आई बीन थ्रू हेल। मैं दुनिया में देख चुका हूं, मैं दुनिया में ये देख चुका हूं। और फिर किसी ने लिखा हुआ था, एक और सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा हुआ था कि हारिस को ले जाते कम से कम इशारे तो कर लेता था। मतलब कुछ तो होता है ना, एग्जैक्टली कुछ। Anyway, अभी you know it all doesn't matter, अब तो हो गया जो हो गया और हमने भी काफी घंटा निकाल दिया उस पर बात करने पे। अब नहीं बात करेंगे, ब्रेक ले रहे हैं। If you were in Karachi on the weekend, you would know कि कराची में हफ्ते के रोज़ क्या हो रहा था, फिर कल भी क्या हो रहा था। जमात इस्लामी के कारकुनों पर मुजाहिरे के दौरान पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। और फिर शहर में सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान सियासी तल्खियाँ भी बढ़ रही हैं। फिर जमात इस्लामी ने कल भी 10 मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए और जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी जो थी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। तो ये सारा कुछ होता रहा और फिर जमात इस्लामी ने हफ्ते ही को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया। सुने। इस वडेरा माइंडसेट को, इस काबिज सिस्टम को पीछे धकेलने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तुमने आज दहशतगर्दी करके कारकुनान को रोकने की कोशिश की है। कल सिर्फ ये नहीं होगा कि इस शहर कराची में 10 मुकामात पर रोश करने होंगे, बल्कि मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि कल पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा।
वो कल जो था वो कल था, ये 14 को इन्होंने ये ऐलान परसों किया का था और फिर प्रोटेस्ट हुआ था फिर कल प्रोटेस्ट भी हुआ और जमात इस्लामी का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने को तैयार नहीं है, कराची को जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है। जमात इस्लामी ने आपको बताया ऐलान भी किया, मुख्तलिफ मकामात तक अपने धरने भी फैलाए और मुकदमात भी दर्ज हुए कारकुनों के खिलाफ, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि जो अब एक पॉलिटिकल रिफ्ट मतलब ज़रा आगे बढ़ रही है और इसको हवा भी मिल रही है, इसको कैसे डील करना है। वज़ीर इत्तलात हैं सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमातों में एहतजाज को आपको पता उनमें से है जिसमें एहतजाज आपने खुद भी किया है, आप इसको जमहूरी हक भी समझते हैं, आवाज़ उठाने वालों में आप लोग सबसे आगे होते हैं जब भी कोई एहतजाज की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ या हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जमात इस्लामी जब एहतजाज करना चाह रही है तो उस पर सख्तियाँ की जा रही हैं, मुजाहिरीन पे उनके क्रैकडाउन हैं, हालात यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं? शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा यकीन रखती है, आज़ाद के इज़हार पर यकीन रखती है और जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस पीसफुल करना उस पर यकीन रखती है, लेकिन उसका कतन ये नहीं है, उसका मकसद ये जा सकता कि जब जिस पार्टी का दिल चाहे जिस सड़क के बीच में आके बोले जी मुझे मुजाहरा करना है, मुझे धरना देना है, मुझे फलानी इमारत का सरकारी इमारत का घेराव करना है, अगर आपने ये फ्री फॉर ऑल कर दिया तो फिर आप अपना मुल्क चला ही नहीं सकते। तो जब जिसका दिल चाहेगा वो आके करेगा। जमात इस्लामी ने चंद दिन पहले ही मेन शाहराह फैसल पे उन्होंने जलसा किया। मेन शाहराह फैसल पे मुझे तुक बताएं जलसा करने की, जहाँ पे आपको पता है कि मेन आर्टरी है, वहाँ पे एम्बुलेंसेस जाती हैं, लोगों की फ्लाइट्स होती हैं, कोई बैरून मुल्क कोई लोकल लोगों की फ्लाइट्स होती हैं, सब लोग चौक हुए, लोग मतलब हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे और लोग जो है वो फंसे पड़े थे कुछ 4-5 घंटे ट्रैफिक में का ये अरशर था। और हमने सोच जमात इस्लामी का आपको अगर जलसा करना है आपको ग्राउंड ले लें, सरकार से परमिशन लेके कर लें। जमात इस्लामी से हुकूमत बिल्कुल कांटेक्ट में थी, उनको कहा गया आप रेड जोन में नहीं आ सकते और आप असेंबली का घेराव नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, रेड जोन में भी आए और असेंबली में अंदर घुसने की कोशिश की। रेड जोन तक हम बर्दाश्त कर गए, जब असेंबली में अंदर घुसने की कोशिश की तो आप ये अगर ये चाह रहे हैं कि हम छोड़ देते कि भाई जाएं असेंबली में, जत्थों को छोड़ दें और फिर वहाँ पे वो असेंबली को जो भी अशर करें। फिर उन्होंने फिर क्या किया, पुलिस पे पथराव किया। वो फुटेजेस वीडियो सब मौजूद हैं कि जमात इस्लामी के वर्करों ने पुलिस पे पथराव किया। अब अगर आप पुलिस को समझेंगे जी कोई चीज़ ही नहीं है, वो इंसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वर्दी पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की, तो बस उनको कुछ भी सबको बिल्कुल उनको एक मिला हुआ है, क्लीन चिट मिली हुई है कि उनको आप बैठ के उनको मारें, उन पर आप पथराव करें, ये तो नहीं हो सकता। कानून इसलिए नहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे बने कि उनको कोई जब दिल चाहे वो अपने मकासद के लिए उनको रिडिक्यूल करे। तो जाहिर है जब उन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उन्होंने जब रेड जोन में भी घुसे और उसके बाद असेंबली जाने की कोशिश की तो पुलिस को मजबूरन जो है वो आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी। ओके, यू हैव अ पॉइंट देयर शर्जील साहब, लेकिन किसी भी मामले पर किसी को भी एहतजाज करना हो तो उसके मुतालबात हमेशा हुकूमत से ही होंगे, गवर्नर से होंगे, वज़ीर आला से होंगे, लेकिन गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस के बाहर तो आप एहतजाज की इजाज़त ही नहीं देते। और ये भी कुछ ज़्यादती नहीं है क्योंकि इस वजह से बाकी शहर जो होता है वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं और बाकी जो शहरी होते हैं वो मुतासर होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं इससे। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि फिर सबको इजाज़त दी जाए कि आप वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, जितने भी सरकारी इमारतें जिसको अपना मुतालबा पेश करना है वहाँ पे आ जाए रोज़ाना। भाई उसकी भी तरीका ये है कि आपने मीटिंग करनी है, आप टाइम में जमात इस्लामी के अपने मेंबर हैं असेंबली में, उनके रुकन असेंबली बैठे हुए हैं, खुद अमीर जमात इस्लामी जो कराची के बात करते हैं कि हमें कराची के मसाइल हल करने हैं, वो खुद असेंबली के मेंबर है, उनको आज उनसे हेल्प लेने को नहीं आए या बात दे हालत अपना ले आके। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह की सियासत मतलब कि एक मेंबर उन्होंने असेंबली में बिठाया हुआ है वहाँ पे और दूसरा आके हलफ नहीं लेता। तो आप अपने असेंबली में अपनी मसाइल उठाएं, ये की बातें उनको नोट करती है, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको कवरेज मिलती है। ये मकसद नहीं है कि आपने सड़कें बंद करके लोगों की जिंदगी को बोझाल करके जो है आपने जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ बनवानी है। शर्जील साहब, जमात इस्लामी ने अब ऐलान कर रखा है कि वो एहतजाज और धरने मुख्तलिफ मकामात तक फैलाएंगे। एहतजाज उनका हक है, लेकिन ज़ाहिर है शहरियों के मामूलात पे मुतासर ना हो, ये भी आप लोगों को और ये भी आप लोगों को यकीनी बनाना है। सो किस तरह बैलेंस आउट करेंगे सिचुएशन? कोई इंगेज करें, बात करें, मुज़ाकरात करें, कोई राबता है नहीं है, कोई राबता कायम करने का इरादा है, अगर है तो किस स्टेज पे है?
देखिए हम चाहते हैं उनसे बातचीत हो, बातचीत मेरे मसाइल हल हो, लेकिन जहाँ तक एहतियात की बात है, एहतियात करें, ग्राउंड में करें, जो करना है जो करें। सड़कें बंद करेंगे, धरने देंगे और सड़कों पर लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो फिर हुकूमत का क्या काम है? तो हुकूमत सबको खामोश हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहे और फिर हर जमात को इजाजत हो कि वो पूरा मुल्क चौक करके बैठ जाए। शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप चाहते हैं कि बात हो तो फिर बात होनी चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट लें और मतलब कोई ना कोई राब्ता। आई एम श्योर सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के एक्वेंटेंसेस होते हैं, दोस्तियां भी होती हैं, सो बात होनी चाहिए ज़ाहिर है, ताकि आवाम को भी मुश्किलात ना हो और उनकी भी बात सुनी जाए। We are taking a short break here. Okay. We'll be right back. Good morning. Let's talk about the weather because आपको पता ही है कि रमजान उल मुबारक जो है वो 2 से 3 दिन की दूरी पर ही है, मतलब होते हैं ना पेंडिंग वैसे रमजान बहुत काम होते हैं। We're going to be with you for the 30 days consecutively इंशाल्लाह। You know that. हमारा और आपका साथ रहेगा रमजान के इस मुबारक महीने में, और हम कब होंगे? बिल्कुल एन इफ्तारी से पहले आपके 4 to 6 ड्राइंग रूम्स में, दोपहर का जो 4 बजता है ना, जिसको शाम का दोपहर का व्हाटएवर, 4 to 6 हम आपके साथ होंगे। और उसके अलावा आप जब भी हमें टीवी पे देखेंगे तो वो रिपीट चल रहा होगा, यानी सुबह भी हम होंगे लेकिन वो रिपीट का होगा और लाइव होगा 4 to 6। लेकिन बताना आपको ये है कि मौसम जो है ना वो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो गया, लेकिन केपी, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और दीगर बलाई इलाकों में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क है। तो ठंड जो बरकरार है, कराची में हाउएवर मौसम ने तेजी से करवट बदली है और हालांकि तवक्को यही की जा रही थी कि इस बार रमजान जो है वो ठंडा रहेगा, मगर कराची में मुसलसल गर्मी जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। You must have felt it as well. भाई बारिश है कि नहीं है? इसके कल बारिश है कि नहीं? बातों में हमें घुमा रही हैं। हमने पूछना अंजुम नज़ीर बेगम साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। अंजुम साहब बताइएगा, रमज़ान में अब 2 दिन रह गए हैं, उससे पहले क्या बारिश का इम्कान है? रमज़ान के शुरू होते ही कुछ बारिश हो सकती है, मौसम खुशगवार हो सकता है, ज़रा हमें अच्छी खबर दे दें कोई। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल कराची के में सेकंड हाफ में जो है वो गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की उम्मीद है, और ताहम ये बारिश जो है वो एज सच कोई मौसम को ठंडा नहीं कर देगी, ताहम मौसम प्लेजेंट रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले जुम्मे और हफ्ते के रोज़ थोड़ी सी गर्मी का इम्कान बन रहा है। कराची में तकरीबन टेम्परेचर 35 तक जा सकता है। रीज़न उसकी ये है कि जब ये सिलसिला जो है मज़ीद मशरिक़ की तरफ जाएगा या शुमाल मशरिक़ की तरफ जाएगा तो कराची में कुछ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होंगी। तो फ़ेब में जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं कराची में तो उसका इम्पैक्ट सर्दी वाला नहीं होता, जैसा कि हम पहले देखते थे कि दिसंबर या जनवरी में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं तो कराची में ठंडक का एहसास बढ़ जाता है। तो ये 2 दिन तो हमें गर्मी देखने को मिलेगी, ताहम उसके बाद फिर यही आप कह लें कि रमज़ान काफ़ी हद तक प्लेजेंट रहेगा। एज सच कोई गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, ताहम दिन के औकात में धूप ज़रूर चुभती हुई महसूस होगी। अच्छा, धूप ज़रूर चुभती हुई महसूस होगी। बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल रहेगी? लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पहाड़ों में तो ऑब्वियसली मौसम ठंडा ही होगा। केपी वगैरह में मतलब हम कह रहे हैं कि ठंडा अभी बरकरार है, वो ठंड वाला मौसम। जी देखिए, बिल्कुल बरकरार रहेगा। अभी भी कोयटा और उसके गिरदोनवा में बारिश हो रही है। अब ये सिलसिला जो है आज शाम गए तक जो है वो सिंध के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। इस सिलसिले के आने की वजह से जो है वो पिछले 2-3 दिन से जो है सिंध के मौसम जो टेम्परेचर हैं मैक्सिमम वो हाई जा रहे हैं। ताहम जब ये सिलसिला आ जाएगा और ये निकल जाएगा उसके बाद फिर एक दफ़ा आप कह सकते हैं कि प्लेजेंट वेदर रहेगा। फिर ये सिलसिला जो है अब पाकिस्तान के बलाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा, यानी कि रमज़ान के पहले 2 दिन तो मुल्क के बलाई इलाकों में भी बारिशें जारी रहेंगी। ताहम इस बात की तवक्को है कि फरवरी एंड तक एक और सिलसिला मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों को मुतासर करेगा। ताहम मार्च के आगाज़ के साथ ही जो है मौसम में काफ़ी चेंज आना शुरू हो जाएगा और तवक्को ये है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च से जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो मौसम गर्म होना शुरू। तो यानी अभी आपने कोयटा की सर्दी की बात की, हवाओं की बात की, तो वो अच्छी वाली हवाएं हमारी तरफ भी आती थी कराची में, और तो अब आप कह रहे हैं कि कोयटा में बारिश हो रही है। नहीं, ये तो अनफेयर हो गया। हमारे पास नहीं आ रही वो ठंडक बारिश की। देखें, बारिश हवाएं उसी तरफ से आएंगी, लेकिन देखें हम अब फरवरी के ऑलमोस्ट मिड को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम सन की जो पोजीशन है उसको देखें तो आपको ये पता है कि मार्च की 21 से 23 के दरमियान सूरज जो है वो इक्वानॉक्स पे होता है, यानी कि खत्ते इस्तिवा के ऊपर होता है।
तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सूरज ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्दर्न कह लें आप जो हाफ ऑफ अर्थ है उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि सबसे बड़ा हीट एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है। तो जब वो हमारे क्लोज आ रहा है तो ऑफ कोर्स अब वो सिचुएशन नहीं है कि जो पहले होती थी कि जी आपकी कोयटा की हवाएं आ रही हैं तो आपको सर्दी मिल जाएगी। ताहम अब आने वाले दिनों में अगर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कराची में जल्दी चलेंगी तो वो गर्मी ही लाएंगी। अच्छा अंजुम साहब, फाइनली दोबारा एक दफा बता दें कि बारिश वाला जो आपने बताया कि कल शायद थोड़ी सी हो सकती है बारिश, हम कराची की बात कर रहे हैं, पूरे शहर में या कहीं कहीं? जी बिल्कुल, कल सेकंड हाफ में तवक्को इस बात की है कि 2 से 3 बजे के आसपास जो है ये मगरबी हवाओं के तहत जो बारिश का सिलसिला कराची में शुरू होने जा रहा है, ये पहले कराची के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को मुतासिर करेगा और इस बात की तवक्को है कि कहीं लाइट रेन, कहीं मॉडरेट रेन, कोई बहुत एक्सेसिव रेन नहीं है, गरज चमक भी हो सकती है, साथ कुछ हवाएं भी चल सकती है। कराची में गरज चमक के साथ होगी बहुत शुक्रिया, in the evening, towards the evening. And शुक्रिया आपका जी. Okay, Anjum Nazir साहब, thank you. For today as well. Yes, that is it, and we'll see you tomorrow, of course, at 9 in the morning. Be there. Bye.